नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग CET के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या मतलब है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्यों आया या कब से इसकी चर्चाएं चल रही थी, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। CET जो है वो 3 से 4 साल पहले इसकी चर्चा शुरू हो गई थी कि CET होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे या इसके क्या चैलेंजेस होंगे, उस सब के बारे में जानेंगे। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 साल पहले तैयारी कर रहे होंगे, उनकी कोचिंग्स में भी ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी कि गवर्नमेंट CET को जल्द ही अनाउंस करने वाली है। तो अब काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन जो फरवरी में जो बजट आया है 2020 का, उसमें इसका अनाउंसमेंट हो गया था। अब उसको कैबिनेट ने मंजूरी भी 2-3 दिन पहले दे दी है। अब इसमें क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्या है, इसमें क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है NRA का इस्टेब्लिशमेंट होगा और CET को वो कंडक्ट करवाएगा। CET है क्या, उसको जानेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि हर साल जो है वो 2.5 से 3 करोड़ जो एस्पिरेंट है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब्स कितनी है हमारे पास, बट ओनली 1.25 लैक्स वैकेंसीज सिर्फ रहती हैं। मतलब एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स क्या है, कम है। और उसमें होता क्या था, एक बच्चा कई सारे फॉर्म्स को फिल कर देता था। अब वो एग्ज़ाम, कुछ बच्चे काफ़ी सालों से तैयारी करते रहते हैं, तो क्या होता है, उनके एक एक बार में 2-2 3-3 एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। देन उनका जब सिलेक्शन होता है तो उनको चूज़ तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट करना होता है। तो क्या करते हैं, वो एक डिपार्टमेंट को या किसी एक पोस्ट को सेलेक्ट करके 2 को वैकेंट छोड़ देते हैं। अब क्या है, क्योंकि वो उस पर पूरी प्रोसेस हो चुकी है अप टू सिलेक्शन तक, अब क्या है, वो 2 सीट वैकेंट रह गई, तब वो क्या है, उसकी तो कोई फर्दर अलग से तो कोई एजेंसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म तो निकालेगी नहीं। तो इसमें क्या था कि कई, एक तो नंबर ऑफ़ जॉब्स कम रहती हैं, ऊपर से ये होता था कि कुछ बच्चे फिल कर देते थे, एक बार में 2-2 3-3 जॉब पा के उन सीट को वैकेंट छोड़ देते थे। अब उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे क्या होता, और बढ़ जाता था। इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या कि अब एक एग्ज़ाम से आप क्या कर सकते हैं कि एक बार में एक ही एग्ज़ाम फिल करेंगे, लेकिन क्या है, आप फॉर्म एक एग्ज़ाम देके आप 3 अलग अलग जगह पे क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट को रखा गया है। इसमें क्या है, SSC को रखा गया, RRB को रखा गया है और IBPS को रखा गया है। तो क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने NRA का सेटअपमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। वो भी जो हमारा जो बिल अभी बजट जो पेश हुआ था वो फर्स्ट फरवरी 2020 में, इसमें इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि CET को मतलब मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट ने उसको 2-3 दिन पहले मंजूरी दे भी दी है, और जो भी है इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। और अराउंड 1000 सेंटर अक्रॉस द मतलब इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में इनको क्या किया गया है, बनाया जाएगा, ताकि आप कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। जो इनको जो है किन 3 लेवल्स पे होगा, ये पेपर 3 लेवल्स पे रहेगा। जैसे क्या है, ग्रेजुएट्स भी इसको पेपर देंगे, CET को देंगे, फिल करेंगे फॉर्म को, हायर सेकेंडरी 12th वाले भी देंगे, मैट्रिकुलेट 10th लेवल पे देंगे। लेकिन अब इसमें परेशान होने की ये ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारा जो पेपर होगा वही 10th वालों का होगा, या 10th वाले बच्चे देंगे वही ग्रेजुएट वाले, नहीं, ऐसा एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबका सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट रखा जाएगा। सभी बच्चे अलग अलग हिसाब से पेपर देंगे, उनका पैटर्न अलग रहेगा, सारी चीज़ें। इस पे अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में रहने वाली हैं। वो फर्दर जब बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें जो डिसाइड होगा, उसके लिए हम आपको फर्दर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें 3 एजेंसियों को रखा गया है। इसमें SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सोल्यूशन। इन 3 का अभी मिली जुली इन्हीं तीनों की मदद से, मतलब इन्हीं जो भी CET एग्ज़ाम होगा, अब CET क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ इन्हीं तीनों विभागों में जा सकते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल का कोई अभी इंटरफेयर टेक्निकल फील्ड में नहीं किया गया है इसमें, इसलिए टेक्निकल वालों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर टेक्निकल वाले चाहें तो एक जॉब अपने हाथ में ईज़िली इसको पा सकते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट की।
तो उसके लिए एलिजिबल हैं। बट जैसे टेक्निकल एग्ज़ाम्स के पेपर हुआ करते थे वो जनरली वैसे ही होते रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया गया है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सीईटी एग्ज़ाम है वो बी और सी लेवल के लिए रखा गया, बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए, वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। हाँ, अगर सीईटी आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या रहता है, अगर वो जो रेफरेंस डिपार्टमेंट है आरआरबी हो चाहे आईबीपीएस हो या एसएससी हो, वो अगर फर्दर सेकंड लेवल या थर्ड लेवल तक अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ले जाना चाहते हैं तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन क्या है, फिजिकल एंड मेडिकल जो टेस्ट है वो होगा ही होगा, देन फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो सेकेंड लेवल या आप अगर कोई विभाग ऐसा चाहता है कि सीईटी के बाद ही सीधे रिक्रूटमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इजीली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल्स या नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फर्दर सेकंड और थर्ड लेवल तक ले जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, इसके पॉइंट्स क्या हैं, जो सीईटी स्कोर कार्ड है वो क्या है, कैंडिडेट मतलब उसकी वैकेंसी की, जब भी कोई वैकेंसी आरआरबी निकालती है या आईबीपीएस निकालती है या एसएससी, कोई तीनों में से एजेंसियों में से कोई भी अगर एजेंसी वैकेंसी को निकालती है तो वो सीईटी स्कोर कार्ड जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप उसको सीईटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप उस फॉर्म वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस दिन, हाँ इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जिस दिन आप एग्ज़ाम सीईटी का देंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन से 3 साल के लिए आपका सीईटी स्कोर कार्ड वैलिड रहने वाला है। इसमें क्या है, बेस्ट स्कोर, मान लीजिए आपने फर्स्ट पहली बार पेपर दिया, आपका स्कोर अच्छा नहीं रहता है, फिर दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार, ऐसे करते करते हमने 4 से 5 बार दिया, लेकिन क्या है, आपका जो बेस्ट स्कोर है वो आप अपने उस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करते समय उस स्कोर कार्ड को लगाएंगे। उससे क्या रहेगा, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसमें ये परेशान होने की नहीं है कि हमने पहली बार दिया, क्या उसकी बार हम दे पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितनी बार भी, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो भी हैं वो भी डिफाइंड नहीं है, वो आप कितनी बार भी एग्ज़ाम को अपना दे सकते हैं। साल में ये 2 बार पेपर होगा, हर 6 महीने के गैप पे, अंतराल पे इसको पेपर को कंडक्ट कराएगी एजेंसी एनआरए। और क्या है इसमें जो भी है एज लिमिट, जैसे जनरली पहले जो हम लोग पेपर फॉर्म्स फिल करते थे, जैसे चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एसएससी हो चाहे फिर आरआरबी हो, इसमें क्या है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उसमें क्या है एक एज लिमिट रखी जाती है कि इस एज लिमिट के बाहर हम एस्पिरेंट्स को नहीं अपने फॉर्म को फिल करने के लिए उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो वैसे क्या है, जब सीईटी बच्चा क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद वो सेकंड स्टेज के लिए अगर वैकेंसी आती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो अगर एलिजिबल होता है तो उसके लिए, अगर एससी एसटी ओबीसी है तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज जो एजेंसी पर्टिकुलर एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, वो जो भी डिसाइड करेगी एज लिमिट, वो उसको मानना पड़ेगा। फिर क्या है, उसके बाद सीईटी मेरिट लिस्ट जो भी होगी, वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब हो, चाहे जैसे बच्चा सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद वो अपना स्कोर कार्ड, अगर कोई प्राइवेट जो मतलब कंपनी है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी जितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की भी है, तो वो चाहे इसको सीईटी जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे सिलेक्शन कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो। इस पर कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, लॉस से फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। वैसे ही क्या है, इसके फ़ायदे यही होंगे कि आप जैसे किसी भी एक स्टेट का फॉर्म भरते थे, मान लीजिए अपने अदर स्टेट का फॉर्म भरा, महाराष्ट्र का भर दिया, उत्तराखंड का भर दिया, एसएससी उसका भर दिया, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कहीं का भी, मतलब आउट ऑफ स्टेट, आप यूपी के रहने वाले थे लेकिन आपने अदर स्टेट का फॉर्म भरा, तो जब भी वो पेपर होता था तो क्या है, आपको उस स्टेट में जाना पड़ता था। वहाँ के लिए क्या होता था, आप 1-2 दिन पहले जाते थे, वहाँ पे रूम बुक करते थे ताकि आप वो 1-2 दिन पहले जाके वहाँ सेंटर अपना देख सकें, हमारा पेपर कहाँ है, क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या एक्सपेंसेस थे, टाइम कंज्यूम होता था, और क्या है आपका 1-2 दिन का एग्ज़ाम्स के बीच में गैप होता था, आप पढ़ाई से दूर हो जाते थे। इसमें क्या था, लॉसेस एस्पिरेंट के जो भी स्टूडेंट होता था उसी के होते थे। अब इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा, मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं या आपको बोर्डिंग रहने का है, लॉगिंग जो भी है, ये सब चीज़ें आप इससे बच पाएंगे। जो वुमेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वो कैसे जाएंगी, क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या है, जब 1000 सेंटर अप्रॉक्स द मतलब इंडिया जब बनाए ही जाएंगे ऐसे सीईटी के लिए, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी सेंटर नियरेस्ट सेंटर होगा, आप वहाँ जाके अपना पेपर आराम से दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है मोर ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए आज के टाइम पे भी जो भी बहुत सारे पेपर अभी ऑफलाइन मोड पे हैं, कुछ ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं, लेकिन क्या है फिर भी पेपर लीक होने के जनरली आप न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज पेपर वो लीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, लॉस किसका है, एस्पिरेंट का, जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है उसी का लॉस होता है उसमें। तो क्या है,
जब ऑनलाइन मोड पे पेपर जाएगा तो क्या है, पेपर आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, और इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और जैसे कि कुछ जो ऑफलाइन मोड वाले पेपर होते हैं, जनरली होता है कि बच्चा पेपर दे के आ जाता है, फिर उसको पता चलता है कि अरे पेपर तो आउट था। अब उसमें क्या है, वो पिटीशन कोई स्टेट गवर्नमेंट या जनरली नहीं, कोई स्टूडेंट जाके कोर्ट में पिटीशन डाल दिया, उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर कब वैकेंसी रिलीज़ करेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं रहता है। इसमें क्या है, नुकसान बच्चे का ही है। अब ऑनलाइन मोड पे ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, जो एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टेस्ट, जो मतलब देखिए अब एसएससी है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, अब इन तीनों का अगर आप अलग अलग फॉर्म पहले जब भरते थे, ये क्या है 2021 में सीईटी जो आया है वो 2021 से 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2021 से पहले की अगर बात करें, 2020 चल रहा है, 2019-18 में आपने जो भी आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस के फॉर्म भरे होंगे, तो उनका क्या है, प्री का अलग पैटर्न रहता है, सबके टॉपिक्स अलग रहते हैं, आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, आप अलग अलग फॉर्म का पैसा पे करते हैं। अब क्या है, अब एक फॉर्म भर के आप एक पेपर दे के आप 3 जगह अलग अलग जा सकते हैं, एक ये फ़ायदा आपके लिए है। उसके बाद क्या है, चैलेंजेस क्या होंगे, अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अभी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, जब बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, उस पर जैसे ही कुछ आता है हम आपको जानकारी अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा रहेगा जनरली, जो ताकि सारे बच्चे कर लें। अब देखिए रीजनिंग का पोर्शन की बात करें तो बैंकिंग का रीजनिंग अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर एसएससी। एसएससी में थोड़ा डाउन रहता है, उसमें पजल्स वगैरह भी डाल देते हैं, बैंकिंग वाले जो भी एग्ज़ाम होते थे, तो इसमें नहीं रहता है। वैसे अगर एसएससी का क्या है, वो ज़्यादातर जीएस पोर्शन पे फोकस करता है, करंट अफेयर्स पे करता है, लेकिन क्या है वो बैंकिंग सेक्टर इतना नहीं करता है। तो ऐसा कॉमन सिलेबस डाला जाएगा ताकि तीनों मतलब तैयारी करने वाले बच्चे इजीली उसको कर लें, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या और भी चीज़ें जैसे हम जो अपने चैनल्स पे हमने वीडियोस भी कुछ स्टार्ट की हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की, और वो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। जैसे क्या है, अब जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने भी कहा है कि वो सपने वो नहीं जो हम अपनी नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपनी आगे तैयारी जारी रखें। पेपर क्या होगा, क्या पैटर्न आएगा, वो आगे की बातें हैं, वो जो भी चीज़ें आ जाएंगी वैसे हम आपको प्रोवाइड भी इंफॉर्मेशन कर देंगे अपने चैनल पे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।